नेक्स्ट चीज़ हम जिसकी बात करेंगे वो है कि मेमोरी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं जैसे ही हम किसी फंक्शन को लिखते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मेमोरी के अंदर बहुत ही स्पेशल सी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। हमने क्या किया है अभी तक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है, मान लीजिए मैंने फंक्शन बनाया था कैलकुलेट सम का, तो इसके अंदर मेरे पास कोई वेरिएबल आया होगा इंट ए, दूसरा वेरिएबल आया होगा इंट बी, ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स, और इस सम के अंदर मैंने कोई नया वेरिएबल बनाया है इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर शायद मैं उसको प्रिंट भी कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया है अपने क्लास के अंदर, जिसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मुझे पता है मैं ले रही होती हूँ, एंड उसके अंदर से मैंने कॉल लगाया है सम को। तो मेरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, आज तक हम मेमोरी में इमेजिन करते आए हैं जो हमने वेरिएबल्स के टाइम पे पढ़ा था। यानी मेरी मेमोरी कुछ ऐसी है जिसमें हर एक वेरिएबल को थोड़ी सी जगह दे दी जाती है, उस वेरिएबल का अपना कुछ नाम होता है और उसके अंदर अपनी कुछ वैल्यू स्टोर होती है। तो हमें ये तो पता था कि वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है, तो वेरिएबल्स तो अपनी कोई मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन फंक्शंस भी जावा के अंदर मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी फंक्शंस को लिखने के लिए थोड़ी सी मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो वो कुछ मेमोरी खाते हैं। और ये मेमोरी वो कहाँ पर खाते हैं, ये वो खाते हैं कॉल स्टैक के ऊपर। स्टैक जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम टर्म सुनी है, स्टैक का मतलब होता है चीज़ों को एक के ऊपर रख देना। जैसे प्लेट्स धुलती हैं रेस्टोरेंट के अंदर, तो उनको एक के ऊपर एक जजा कर हम रखते हैं। हम अपनी बुक्स रखते हैं टेबल के ऊपर, तो वो एक के ऊपर रखी जाती हैं। उसको हम कहते हैं स्टैक ऑफ बुक्स या स्टैक ऑफ प्लेट्स। तो स्टैक होता है चीज़ों को एक के ऊपर रखना। तो जावा के अंदर मेमोरी का कुछ पार्ट होता है जो स्टैक की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सबसे पहले ये कुछ पार्ट आता है, फिर ये कुछ पार्ट आता है, फिर ये कुछ पार्ट आता है। तो इस तरीके से वो एक के ऊपर एक चीज़ों को रखते हुए भरता जाता है। तो मेमोरी का ये वाला पार्ट जिस तरीके से भरता जाता है, इसको हम कहते हैं कॉल स्टैक। कॉल स्टैक ट्रैक करता है कि किस फंक्शन ने किसको कॉल लगाई, या कौन कौन से फंक्शन अभी हमारी मेमोरी के अंदर कॉल हो रहे हैं या कुछ मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई जावा का प्रोग्राम चलता है, जैसे अगर ये प्रोग्राम चले, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन कुछ मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, और जितनी वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा इस स्टैक के ऊपर, दिस इज माय कॉल स्टैक, उसको मैं कहूँगी एक स्टैक फ्रेम। फ्रेम यानी एक टुकड़ा। तो इस टुकड़े के बराबर मेमोरी को मेन फंक्शन ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस मेमोरी के अंदर स्टोर क्या हो रहा है, इस मेमोरी के अंदर फंक्शन के सारे वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं। यानी मेन फंक्शन के अंदर अगर मैंने सम को बनाया, तो क्या होगा, मेन फंक्शन के स्टैक फ्रेम के अंदर वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही होगी। और जैसे ही मेन फंक्शन ने सम को कॉल लगाई, तो सम को जैसे ही कॉल लगाई वैसे ही ये वाला जो स्टैक फ्रेम है वो ऑक्यूपाई कर लिया है सम फंक्शन ने। तो सम फंक्शन इस स्टैक फ्रेम को ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड इस सम फंक्शन के अंदर क्या स्टोर होगा, क्योंकि सम वाले फंक्शन के अंदर इंटीजर वेरिएबल सम नाम का है, तो वो वेरिएबल इंटीजर के बराबर मेमोरी इस स्टैक फ्रेम के अंदर ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर ये सम किसी और फंक्शन को कॉल लगा देता है, तो क्या होगा, एक और स्टैक फ्रेम बनेगा जिसमें वो नए फंक्शन का नाम होगा और उसके वेरिएबल्स यहाँ पर स्टोर हो रहे होंगे। तो एक फंक्शन स्टैक के ऊपर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है स्टैक फ्रेम की फॉर्म में, और उसके अंदर स्टोर क्या होता है, उसके अंदर स्टोर होती है फंक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। यानी उसके अंदर जितने भी इनपुट आएंगे वो सब स्टोर हो रहे होंगे, जितने भी उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन होंगे वो सारे स्टोर हो रहे होंगे। तो इसीलिए फंक्शन को भी मेमोरी चाहिए होती है, और वो लेता है मेमोरी कॉल स्टैक की फॉर्म में। अब ये जो कॉल स्टैक वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम दोबारा पढ़ रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से रिकर्जन नाम के एक चैप्टर में। तो अभी अगर हल्का सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहा है, तो इसके बाद हम ऊप्स पढ़ने वाले हैं जिसमें फंक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लास को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिकर्जन पढ़ेंगे। तो रिकर्जन को जब हम पढ़ रहे होंगे तो बहुत डिटेल में कॉल स्टैक को भी डिस्कस करेंगे, और वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये वाली चीज, मेमोरी वाली चीज को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि रिकर्जन नाम की बहुत ही शानदार टेक्निक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जिसको यूज करके बहुत सारे एल्गोरिदम्स चलते हैं। तो इसीलिए कॉल स्टैक को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉल स्टैक फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिकर्जन। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वैसे ही उस फंक्शन के लिए कुछ मेमोरी रिजर्व हो जाती है स्टैक में, और जैसे ही हमारे पास फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे इस फंक्शन में अगर यहाँ पर रिटर्न लिखा हो,
तो जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इस रिटर्न स्टेटमेंट पर पहुंचूंगी और मैं वापस से मेन फंक्शन के अंदर आ जाऊंगी, तो मेरे कॉल स्टैक पर ये जो सम नाम के फंक्शन ने मेमोरी ऑक्यूपाई की थी ये खाली हो जाएगी। और जैसे ही मेन फंक्शन का पूरा काम खत्म हो जाएगा, वैसे ही मेन फंक्शन की मेमोरी भी खाली हो जाएगी। तो जैसे ही जो फंक्शन कॉल होता है वो कॉल स्टैक पर मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेता है, जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, और जब वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तब वो उस कॉल स्टैक से हट भी जाता है।